प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मुगल शासकों की वंशावली और पांडुलिपियों की निर्माण प्रक्रिया देखी। आज हम मुगल कालीन इतिवृत्त, अकबरनामा और शाहजहांनामा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अकबरनामा। बच्चों, नामा का अर्थ होता है इतिहास, यानी अकबर का इतिहास, जो लिखा किसके द्वारा गया? अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल का जन्म मुगल राजधानी आगरा में हुआ। वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद का ज्ञाता था। उसके गुणों से प्रभावित होकर अकबर ने अबुल फजल को अपना सलाहकार और प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया। 1602 में मुगल राजकुमार सलीम, जो जहांगीर के नाम से शासक भी बनता है बच्चों, सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। अकबरनामा 1589 में लिखना शुरू हुआ था बच्चों। अबुल फजल ने इसका लेखन कार्य 1589 में शुरू किया और 1602 तक, जब तक अबुल फजल की हत्या ना हुई, यह कार्य चलता रहा। लगभग 13 वर्षों तक यह कार्य चला। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है बच्चों। पहली जिल्द या दफ्तर या भाग एक ही बात है बच्चों। तो पहली जिल्द में अकबर के जीवन के प्रथम 30 वर्षों का ब्यौरा है, जिसमें अबुल फजल ने अकबर के पूर्वजों का, उसके आरंभिक जीवन का और अकबर के शासन के प्रथम 17 वर्षों की जानकारी दी है। आपको याद रखना है बच्चों, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर शासक बना। दूसरी जिल्द या भाग में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, जो अकबर के 46वें शासन वर्ष पर समाप्त होती है। बच्चों, अकबर 1556 में शासक बना और 1601 तक का ब्यौरा अकबरनामा की दूसरी जिल्द में है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, जिसमें फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण शामिल है। अकबरनामा के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा है बच्चों मुगल कालीन जो महत्वपूर्ण इतिवृत्त, वह है बादशाहनामा। बादशाहनामा शाहजहां का इतिहास है बच्चों, जो अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा लिखा गया। अब्दुल हामिद लाहौरी अबुल फजल का शिष्य था बच्चों, और उसकी योग्यताओं से प्रभावित होकर शाहजहां ने उसे अकबरनामा की तरह ही अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बादशाहनामा भी एक सरकारी इतिहास है और इसकी 3 जिल्दें हैं बच्चों, जो पहली और दूसरी जिल्द 1627 से 1647 तक। हमने देखा कि 1627 से 47 20 वर्ष हो जाते हैं, तो प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। चंद्र वर्ष क्या है बच्चों? इस्लामी कैलेंडर में चंद्र वर्ष होते हैं और चंद्र वर्ष सौर वर्षों से 11 दिन कम होता है। चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं और उसमें महीने में दिन भी प्राय 29 या 30 होते हैं, इसीलिए यह सौर वर्ष से 11 दिन छोटा होता है। याद रखना है। बादशाहनामा 3 जिल्दों में विभाजित है और जिसमें प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। बच्चों, हमने अभी देखा कि पहली व दूसरी जिल्द 1627 से 47 तक, यानी 20 वर्षों का ब्यौरा देती है, जिसे 10-10 करके 2 बार 10 चंद्र वर्षों में विभाजित किया गया है। पहली और दूसरी जिल्द अब्दुल हामिद लाहौरी ने ही लिखी। तीसरी जिल्द बच्चों अब्दुल हामिद लाहौरी बुढ़ापे की वजह से नहीं लिख पाए और यह मोहम्मद वारिस ने पूरी की। और पहली और दूसरी जिल्द में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार भी किया था। तो बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा लिखा गया शाहजहां का इतिहास है, आपको याद रखना है। बादशाहनामा अवध के नवाब द्वारा 1799 में जॉर्ज तृतीय, जो इंग्लैंड का महाराजा था बच्चों, को भेंट की जाती है। आदर्श राज्य। आदर्श राज्य का अर्थ है जो श्रेष्ठ हो, जो अनुकरणीय हो, संपूर्ण हो, उत्तम हो। एक ऐसा राज्य है जिसे दूसरे भी फॉलो करें।
इतिवृत्तों में मुगल राज्य को आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए इसे 3 पहलुओं के माध्यम से समझते हैं। पहला है बच्चों एक दैवीय प्रकाश, दूसरा एकीकरण और तीसरा है न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। दरबारी इतिहासकारों के अनुसार मुगल राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की देन है और उसके बादशाह का चुनाव स्वयं ईश्वर ने किया है। यानी मुगल राजाओं को जो शक्तियां हैं वो सीधे ईश्वर से प्राप्त होती थी। दंत कथाओं के अनुसार मंगोल रानी अलानकुआ सूर्य की किरणों से गर्भवती हुई थी। बच्चों, दंत कथा का अर्थ है जो कहीं लिखी नहीं गई और परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाती रही हैं। अलानकुआ से जन्म लेने वाली संतान पर दैवीय प्रकाश का प्रभाव था और यह प्रकाश पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। इस दैवीय प्रकाश के द्वारा राजा अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करता था। दैवीय प्रकाश का यह विचार प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने दिया था और अबुल फजल उनके विचारों से काफी प्रभावित था। अबुल फजल कौन बच्चों? अकबरनामा के लेखक। अबुल फजल ने मुगल राजत्व को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। आदर्श राज्य के दूसरे पहलू सुलह कुल के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, सुलह ए कुल यानी पूर्ण शांति, सर्वधर्म समन्वय अर्थात सब धर्मों की अच्छी बातें किसमें शामिल हैं? सुलह ए कुल में। मुगल साम्राज्य के सभी धार्मिक समूहों जिसमें हिंदू, जैन, इस्लामी, जरतुस्ती इत्यादि के बीच शांति और एकता स्थापित करने का यह एक सिद्धांत था, जिसके तहत राजा सर्वोपरि था और न्याय व शांति बनाए रखने के लिए लोगों के बीच मध्यस्थता करता था। उसके अनुसार सभी धर्मों व मतों को मानने वालों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता थी, बशर्ते कि वे राज्य की सत्ता को हानि ना पहुंचाएं। इसके अनुसार सभी धर्मों व मतों को मानने वालों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता थी, बशर्ते कि वे राज्य की सत्ता को हानि ना पहुंचाएं। सुलह कुल का आदर्श राज्य की नीतियों द्वारा लागू किया गया। अब राज्य नीतियों के चलते बच्चों अकबर ने सभी धार्मिक करों को समाप्त किया, जिसके तहत 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर समाप्त किया। सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रखरखाव के लिए अनुदान भी दिए। उपासना स्थल क्या होता है बच्चों? जहां पूजा की जाती है। तो सभी धर्मों के प्रति मुगल सम्राटों की जो नीति थी वह काफी उदार थी और उन्होंने सभी धर्मों के लिए अनुदान भी दिए। एक आदर्श राज्य के रूप में मुगल राज्य हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दैवीय प्रकाश और सुलह कुल की नीति के बारे में पढ़ा। एक और पहलू पढ़ते हैं बच्चों, न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। मुगल राज्य ने न्याय के विचार को सर्वोत्तम गुण माना गया। अबुल फजल के अनुसार बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है, जिसमें जीवन जो बाह्य आक्रमणों से भी बचाता है और आंतरिक संघर्षों से भी, धन और माल की रक्षा करना, इंसान के सम्मान को बनाए रखना और प्रजा का राजा के प्रति विश्वास को बनाए रखना शामिल है। इन तत्वों की रक्षा करने के बदले राजा लोगों से आज्ञा पालन व संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग करता था। संसाधनों में हिस्सेदारी जैसे कृषि उपज का हिस्सा लोगों को राजकोष में जमा करवाना पड़ता था। इस न्याय के विचार को साकार रूप देने के लिए अनेक प्रतीकों की रचना की गई, ताकि जनता का न्याय में विश्वास बरकरार रहे। देखिए बच्चों, इस चित्र के माध्यम से शेर जो ताकतवर होता है और गाय या बकरी जो दुर्बल होती है इकट्ठे बैठे दिखाए गए हैं। तो मुगलों की न्याय व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें सभी बराबर हैं, दुर्बल और सबल सभी परस्पर सद्भाव से रह सकते हैं। बच्चों, आज हमने मुगल कालीन इतिवृत्त, अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में पढ़ा और आदर्श राज्य की स्थापना करने में महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में हमने पढ़ा।
आगे हम मुगल राजधानियां और दरबार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।